हेलो स्टूडेंट्स, तो ये एल्कीन का लेक्चर नंबर 9 है और ये लास्ट लेक्चर है लगभग एल्कीन का। तो एल्कीन के लास्ट लेक्चर में देखो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन, यानी अगर हमने हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड कराया तो क्या होगा। हाइड्रोजन का मतलब, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, कुछ भी करा सकते हैं, ठीक है। तो जनरली ये किसको फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल को, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे एल्कीन हमने ले लिया CH2, अब इसमें HBr को अगर हम ऐड करवाते हैं तो एक में H ऐड हो जाएगा, एक में Br ऐड हो जाएगा, यानी बनेगा CH2, यहाँ पे H और यहाँ पे भी CH2, इसमें Br, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हो गए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। जनरली ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। जैसे सपोज करो मैंने क्या किया, 3 कार्बन का दे दिया 1 2 3। अब क्वेश्चन ये है कि Br किस में जाएगा और H किस में जाएगा। तो जैसे ये 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, तो यहाँ पे हमने मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई करना है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास अटैच होगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो इन दोनों में से हाइड्रोजन कम किसके पास है, सेकंड वाले के पास, तो यहाँ पे Br अटैच हो गया और फर्स्ट वाले के पास हाइड्रोजन अटैच हो गया। तो ये है एडिशन रिएक्शन। तो जनरली जो एल्कीन होते हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो देखो मैकेनिज्म सेम है, जैसे मैंने मार्कोनिकॉफ रूल का मैकेनिज्म बताया था वही है, इसीलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। सेम है जैसे मार्कोनिकॉफ रूल का है। पहला है प्रोटोनेशन, जो HBr है वो टूटेगा H+ और Br- में। उसके बाद अब H+ अटैच होगा। आपको पता है कि H+ ही क्यों आएगा, Br- क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को प्लस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए माइनस इसमें अटैक नहीं होता है। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है तो इस एडिशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसके पास भी 2 ऑप्शन है, 1 में जाए या 2 में जाए। तो पहले हमने 1 में ऐड करवाया, तो ये 1 में जाएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट हो गए, तो प्लस चार्ज किसके पास आएगा, सेकंड वाले के पास। सेकंड ऑप्शन में हमने क्या किया, C2 के पास ले गए, H+ को C2 के पास ले गए। अब हम C2 के पास ले गए इसको, यहाँ से उठा के क्या हुआ, इसके पास तो कुछ है नहीं, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन था इसके पास शिफ्ट हो गया, तो इसमें बॉन्डिंग हो गई और इलेक्ट्रॉन लॉस किसने किया, फर्स्ट वाले ने। अब इन दोनों में से देखो स्टेबिलिटी चेक करो, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो वी नो दैट सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो इसका मतलब मेजर ये बनेगा और माइनर ये बनेगा। अब स्टेप सेकंड के बाद स्टेप थर्ड आ जाओ। स्टेप थर्ड में क्या होगा, जो प्लस है वहाँ पे माइनस अटैक करेगा। तभी तो जो प्लस क्यों आया, पहले उसने फैसिलिटेट किया कि माइनस को अटैच करने के लिए, नहीं तो माइनस तो आ ही नहीं सकता था। यहाँ देखो इसमें माइनस आना तो पॉसिबल ही नहीं था, तो इसने क्या काम किया कि खुद अटैच होके इसने माइनस के लिए जगह बना दी। अब जो प्लस चार्ज है तो अब यहाँ पे माइनस आसानी से अटैक कर सकता है और ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो ये Br कहाँ चला गया, सेकंड में, यानी जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, इसीलिए मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है और ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। इसमें भी वही मेन पॉइंट है जो उसके सेम है मार्कोनिकॉफ रूल वाला, कि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है, जहाँ पे भी कार्बोकैटायन होगा वहाँ पे टर्सरी की स्पीड ज़्यादा होगी, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। दूसरा इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, अगर ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला होगा तो ये शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखो पॉलीमराइजेशन। ये हमने पॉलीमर में पढ़ा था, याद करो कि जो इथीन होती है, इथीन या इथाइलिन, इससे पॉलीथीन बनती है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन आपने देखा होगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन ये होती है जिगलर नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जो इथाइलिन होता है, इथाइलिन से पॉलीथीन बन जाता है या इथीन से पॉलीथीन बनता है, ये हाई डेंसिटी वाला बनता है, ध्यान रखना। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो बनती है आपकी, वो जिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बनती है। तो इथीन से पॉलीथीन भी बनता है, ठीक है। और
इसमें जो कैटलिस्ट यूज करते हैं जिगलर नेटा कैटलिस्ट, इसके लिए इसको एक नोबेल प्राइज भी मिला था। जिगलर कैटा को नोबेल प्राइज मिला था। तो देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया और ये आगे अटैच होगा, ये पीछे अटैच होगा। एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे हुआ। जैसे सपोज करो ये है आपके पास CH2, तो CH एक बॉन्ड तो फिक्स रहता है और पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, घूमता रहेगा। अब घूमता रहेगा तो इसको हम और घुमा देते हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे शिफ्ट होगा, ये इधर से इधर शिफ्ट हो गया, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। ऐसे ये पीछे दूसरे वाले के साथ अटैच होगा, ये आगे वाले के साथ अटैच होगा, तो ये क्या होगा, एक लंबी चेन बन गई। तो शॉर्ट में हम इसे ऐसे लिख देते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और जितने इसके मॉलिक्यूल होंगे उतने मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे। तो ये इथीन था तो इसका नाम हो जाएगा पॉलीथीन। और ये किसकी, हाई डेंसिटी वाली, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये किसकी प्रेजेंस में होता है, जिगलर नेटा कैटलिस्ट। जिगलर नेटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पॉलीथीन बनेगा हाई डेंसिटी का। ऐसे देखो प्रोपीन ले लिया, ये भी क्या होगा, पॉलीप्रोपीन बन जाएगा। उसके आगे से नाम पॉली लगा देना बस, जो इसका नाम होगा। जैसे इसका नाम क्या है, प्रोपीन है, अगर इसका पॉलीमर बनाएंगे, पॉलीमर जैसे अभी हमने बनाया था, जो डबल बॉन्ड है उसको एक साथ रखो, बाकी को साइड चेन बना दो और इससे आगे पीछे अटैच कर दो, तो इसका नाम क्या होगा, पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन। पॉली वर्ड लगा दो बस उसके नाम से। जिगलर नेटा कैटलिस्ट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है TiCl4, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो ये है फॉर्मूला किसका, जिगलर नेटा कैटलिस्ट का। कई बार नीट में यही क्वेश्चन आया है कि जिगलर नेटा कैटलिस्ट किसको कैटेलाइज करता है, तो ये इथीन को करता है। दूसरा इसका फॉर्मूला बताओ, बस दो ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें ज़्यादातर। नेक्स्ट हेडिंग देखो पॉलीमराइजेशन, ये एल्केन में भी आया था। पॉलीमराइजेशन का मतलब इसके पॉलीमर बना देना, सॉरी आइसोमराइजेशन का मतलब इसके आइसोमर बना देना। तो एल्कीन के आइसोमर बनाएंगे, लेकिन इसमें मेन क्या है, देखो कौन सा रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं। देखो AlCl3 और HCl, इन दोनों रिएजेंट को हम यूज करेंगे तो इसके क्या बना सकते हैं हम, आइसोमर बना सकते हैं आराम से। जैसे एग्जांपल के लिए लिया मैंने ब्यूट-1-इन, ब्यूट-1-इन। अब जैसे मैंने इसको इसमें मिलाया AlCl3 और HCl, ये आइसोमर वाले क्या हैं, कैटलिस्ट हैं। जैसे इसको मिलाया मैंने, या फिर Al2SO4 का होल थ्राइस और H2SO4 को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, देखो ब्यूट-2-इन बन गया, ब्यूट-2-इन। जो डबल बॉन्ड था पहले क्या था, फर्स्ट में था, अब सेकंड में चला गया। और एक और पॉसिबिलिटी क्या है इसमें कि 3 कार्बन चेन में होंगे और एक साइड में आ गया, यानी 1-मिथाइल प्रोपीन बन गया। दिस इज कॉल्ड 1-मिथाइल प्रोपीन। तो 4 कार्बन सब में, देखो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो इसी के आइसोमर बनते चले जाएंगे। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया उन्होंने आइसोमेराइजेशन। एल्केन में था वैसे ही है सेम। चलो एक बार बता देता हूं आपको। मेन देखो रिएजेंट का ध्यान रखना है बस। जैसे ये है आपके पास ये, अब इसमें हमने क्या मिलाया, AlCl3 और HCl। अब इसके आइसोमर बनेंगे, तो आइसोमर क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड फर्स्ट में, हमने इसको सेकंड में शिफ्ट कर दिया, एक ये बन गया। दूसरा ये 4 कार्बन की चेन हमने 3 में दिखा दी, एक साइड चेन दिखा दिया। तो इस तरीके से हम इसको आइसोमर बना सकते हैं। तो आइसोमर बना सकते हैं, इसलिए इस प्रोसेस का नाम हो गया आइसोमेराइजेशन। और इसमें मेन चीज क्या है, इसकी प्रेजेंस में ये होता है। अब देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट है हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन। हेलोहाइड्रिन, हेलो मतलब हेलोजन और हाइड्रिन का मतलब होता है OH यानी एल्कोहल, उसका फॉर्मेशन होगा। यानी जब हम हेलोजन को ऐड करते हैं किसी भी एल्कीन में एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि जो सॉल्वेंट है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो हमें कंपाउंड मिलता है हेलो एल्कोहल कंपाउंड। उसी एल्कोहल को ही हम हाइड्रिन कहते हैं। देखो OH होता है हाइड्रोक्साइड, तो उसी से बना है हाइड्रिन, हाइड्रिन हाइड्रोक्साइड से बना है, तो इसे कहेंगे हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट या वाटर भी रिएक्टेंट का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई भी क्या ले लिया, एल्कीन ले ली, उसमें मैंने हेलोजन ऐड कर दिया वाटर की प्रेजेंस में। होता क्या, देखो ये एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ये XX यहाँ पे अटैच हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी के क्या है कि यहाँ से H और X निकल के HX निकल जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये दोनों आपस में कंपाउंड हो जाते हैं। ये मेन है, ध्यान रखना, यही मेन है बस। X2 और यहाँ पे H2O दोनों ऐड हो जाएंगे और ये बनाते हैं OX,
X और OH माइनस, X और OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, या इसको हम कहते हैं, पहले ये बनता है HOX, तो इसमें OH में माइनस चार्ज होगा, इसमें प्लस चार्ज होगा। अब मार्कोनी ऑफ रूल फॉलो करवा लो, बस बहुत सिंपल सा है। इन दोनों को ऐड करवाओगे आप तो फाइनली ये बनता है। तो कई बार डायरेक्ट में ये लिख लेता है या फिर इनडायरेक्ट में ये लिख लेता है। पहले आपको रिएक्शन बता देता हूँ मैं इसकी। देखो मैंने कोई भी एल्कीन ले लिया यहाँ पे 1 2 3 4 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड दिखा दिया। अब देखो, और मैंने लिखा यहाँ पे Cl2 और यहाँ पे लिख दिया H2O, ठीक है। अब क्या होगा बोलेंगे बताओ, तो पहले मैंने क्या करना है, देखो Cl2 और वाटर को ऐड करके बनता है ClOH, ये ध्यान रखना। और Cl में कौन सा चार्ज होगा, यहाँ पे प्लस, ऑक्सीजन में माइनस। अब इसको ऐसे तोड़ दो। अब बताओ माइनस चार्ज कहाँ जाएगा, मार्कोनी ऑफ रूल फॉलो करना है, यहाँ पे मार्कोनी ऑफ रूल फॉलो करना है। तो OH कहाँ जाएगा, OH जाएगा आपका सेकेंड पोजीशन में, और Cl कहाँ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन में। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट में Cl लगा दिया आपने, सेकंड में आपने OH लगा दिया, और बाकी CC। तो ये कंपाउंड बन गया। इसे कहते हैं हेलोहाइड्रिन कंपाउंड। बहुत आसान सा है। कोई भी हेलोजन ले लो आप, आपने Br ले लिया तो Br2 प्लस H2O, ये क्या बनेगा, BrOH। Br में प्लस चार्ज, इसमें माइनस चार्ज, बस इसको ऐड करवा दो किसी भी एल्कीन के साथ और मार्कोनी ऑफ रूल फॉलो करवा दो, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म बताते हैं होता क्या है ये, कैसे है ये। अब देखो इसके स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, हेलोजन जैसे मैंने अटैच किया इसमें, तो देखो जैसे हेलोजन यहाँ से अटैच होगा तो इसमें प्लस चार्ज और इसमें माइनस चार्ज आता है। अब ये अटैच होता है, देखो ये वाला यहाँ से इसमें अटैच होता चला जाएगा, तो ये बनता है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ये आपका नॉन क्लासिकल क्या है, कार्बोकैटायन है। जैसे मैंने ब्रोमीन के साथ दिखा था वैसे इसे कहते हैं हेलोनियम आयन। हेलोनियम आयन ध्यान रखना, हेलोजन से बना है हेलोनियम आयन। ये 2-3 बार पहले भी आ चुका है। ब्रोमीन वाले में याद करो, मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, वहाँ पे हमने से सिस्टमेटिक किया था, एक बार उसे फिर से रिवाइज करता हूँ। ये देखो ये वाली प्रोसेस थी कि कोई भी एल्कीन होगा, ब्रोमीन है, यहाँ पे XX लिख दिया मैंने। फिर क्या होता है कि ये जो ब्रोमीन है इस तरीके से टूटेगा, ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस वाला यहाँ अटैक करेगा क्योंकि माइनस माइनस को रिपेल करते हैं, तो माइनस वाला नहीं आएगा। जब ये दोनों इसके सामने आएंगे तो क्या होगा, एक प्लस और एक माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस रिपेल करेगा, तो ये प्लस वाला इसके साथ आ जाएगा। देखो अब प्लस वाला यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब होता क्या है कि इसके पास भी, ब्रोमीन के पास भी क्या है, लोन पेयर होता है, और इस हाइड्रोजन के पास क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि इसने तो लूज कर दिया। जब ये अटैक करेगा प्लस वाला तो इनमें से एक ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दे दिया, तो इसने क्या किया, ये खाली हो गया। दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। लेकिन जो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ से इसके पास शिफ्ट हो गया क्योंकि ये वैकेंट है और पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, लोन पेयर है, तो ये इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया। अट्रैक्ट करने से क्या होगा, इन तीनों के बीच में बॉन्ड बन गया इस तरीके से। अब ये 1 2 3 बॉन्ड हो गए। अब क्या होता है, देखो ये बॉन्ड जब बन रहे हैं तो ये इस तरीके से बन जाता है। देखो Br इधर हो गया, ये प्लस स्लाइटली, तो इसे कहते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन या नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, जो ज़्यादा स्टेबल होता है। प्लस चार्ज दिख रहा है लेकिन इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से क्या होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, और इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। यही चीज़ यहाँ पे भी आगे से, तो हमने डायरेक्ट इसे लिख दिया, यहाँ से हमने डायरेक्ट इसे लिख दिया। इसे एक बार देखो फिर। स्टेप सेकंड में क्या होता है, जब वाटर रिएक्ट करता है हेलोनियम आयन से इन अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में करेगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, तो सिस पॉसिबल नहीं है इसमें। सिस पॉसिबल नहीं होता है। जो वाटर होता है, वाटर का इलेक्ट्रॉन पेयर अगर यहाँ से इधर जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे क्योंकि हेलोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है और वाटर के पास भी, ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होगा, इसमें रिपल्सन हो जाएगा। तो ये सेम साइड से कभी भी अटैक नहीं कर सकते, यानी ये हर हमेशा अपोजिट साइड से ही
अटैक करेगा ऑलवेज। तो ये ऊपर की साइड से आएगा यहाँ से। अब जो ये ऊपर की साइड से आया, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इस जो ये बॉन्ड था इसने इसको वापस कर दिया, तो ये बॉन्ड को लेके यहाँ सेपरेट हो गया। तो C नीचे, X नीचे वाली डायरेक्शन में है, तो OH जो होगा ऊपर वाली डायरेक्शन में होगा। फिर आपको पता है कि जो OH होता है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा, OH को निकालेगा यहाँ से, और ये बन जाएगा OH, एल्कोहल बन गया। तो Br और OH फॉर्म्ड होते हैं। इसकी भी मेन पॉइंट क्या है, मेन चीज़ सेम है, इंटरमीडिएट NCC यानी नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन होता है, जो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए हम इसे कार्बोकैटायन कहते नहीं है। दिखने में लग रहा है हमें प्लस चार्ज है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और ट्रांस ही प्रोडक्ट बनेगा हर हमेशा। देखो ट्रांस का मतलब एक ऊपर से एक नीचे से आएगा, ऐसा नहीं है कि दोनों सेम साइड से आएंगे। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। Br2 या कोई भी हेलोजन अगर वाटर से अटैच होता है तो बनेगा HOX, और ये दोनों टूटेंगे तो OH और यहाँ पे X अलग हो जाएगा। OH में माइनस चार्ज, Br में प्लस चार्ज। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना पड़ेगा आपको। अनसिमेट्रिकल के लिए देखो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करो। आपके पास दिखा है Br2 प्लस H2O, इसका मतलब इन दोनों को मिलके क्या बनेगा, HOBr। HOBr का मतलब Br प्लस का OH माइनस का। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि OH कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है। हाइड्रोजन कहाँ पे कम है, सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में OH चला गया और Br चला गया फर्स्ट में। अब देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट दिखाई है मैंने, ये ध्यान रखना है आपको। इसी में कंफ्यूजन करता हो आपको कि दोनों सेम साइड दे देगा, तो आपको दिखने में लगेगा कि कंपाउंड सेम है, लेकिन अफेक्ट कहाँ पे हो गया, डायरेक्शन पे। ये हर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। एक और एग्जांपल देखो, ये है CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH3 प्लस Br2 एंड H2O। तो ये दोनों देखो, दोनों मिल के क्या बनाएंगे, HOBr। अब HO में माइनस चार्ज, Br में प्लस चार्ज। मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करो। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे। अब इसमें देखो हाइड्रोजन कहाँ पे कम है, फर्स्ट वाले में, और Br कहाँ जाएगा, सेकेंड वाले में। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। और अपोजिट डायरेक्शन में देखो, OH ऊपर आया तो Br नीचे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसका ध्यान रखना आप। अब नेक्स्ट देखो क्या है, हाइड्रोजाइलेशन। हाइड्रोजाइलेशन में क्या होता है कि जब भी एल्कीन से आप डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनाओगे, यानी जिसमें 2 OH ग्रुप होंगे, ऐसे कंपाउंड बनेंगे। इसमें कौन कौन से प्रेजेंस हो सकते हैं, 1% एल्कलाइन KMnO4 हो सकता है, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड हो सकता है, पिरिमिडीन, NaSCO3, ये लो टेम्परेचर में होंगे। तो 2 OH ग्रुप लगेंगे, ध्यान रखना है। अब देखो 2 OH ग्रुप के लगने के तरीके अलग अलग हैं। दो OH ग्रुप लगेंगे अगर वो सेम साइड से लग रहे हैं, सेम साइड से, उसे कहेंगे सिन हाइड्रोक्सिलेशन। और अगर दोनों के जो OH ग्रुप अपोजिट साइड में लगेंगे तो उसे कहते हैं एंटाई या एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। तो 2 पॉसिबिलिटी है देखो, पहला अगर दोनों सेम साइड से लग गए और दूसरा दोनों अपोजिट साइड से लग गए। जैसे देखो मैंने आपको एल्कीन बताया, ठीक है। अब एल्कीन के लिए मैंने कहा कि अगर कोई भी मैंने कंपाउंड लिया यहाँ पे, ठीक है, जिसमें OH ग्रुप अटैच होगा, भी बताते हैं, तो दो OH ग्रुप अटैच होंगे इसमें। अब इसकी 2 कंडीशन है देखो, या तो 2 OH ग्रुप सेम साइड से अटैच होंगे, इसे कहेंगे हम सिन, और ऐसा भी हो सकता है कि जो OH ग्रुप है वो अपोजिट डायरेक्शन से अटैच होंगे, इसे कहेंगे एंटी कार्बोक्सिलेशन। डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या है, रिएजेंट कौन सा है। रिएजेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, आंसर चेंज हो जाएगा। तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं सिन का। तो देखो सिन क्या कहता है कि जो 2 OH ग्रुप होते हैं वो सेम साइड अटैच होंगे, सेम साइड, दोनों एक ही साइड आ गए, और ये किसकी प्रेजेंस में हो गया, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड की प्रेजेंस में। देखो ये एल्कीन है और इसमें हमने इससे अटैच किया तो दोनों OH ग्रुप सेम साइड आ गए। अब देखें कैसे होता है ये, इसमें देखो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड होता है OSO4, इसका फॉर्मूला इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब ये जो ऑस्मियम है यहाँ पे अटैक करेगा, देखो डबल बॉन्ड के पास, जैसे डबल बॉन्ड है पूरा का पूरा OSO4 पिरिमिडीन की प्रेजेंस में यहाँ पे अटैक करता है।
तो ये यहाँ अटैच हो जाएगा दोनों के दोनों, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड इधर टूटा, एक बॉन्ड इधर टूटेगा, तो इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये बन गया ओ ओ ओ एस ओ ओ। अब जो पूरा का पूरा ग्रुप था हमने यहाँ से यहाँ उठा के रख दिया, एक मान के चलो, और इसके बाद फिर NaHSO3 और वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये ग्रुप फिर यहाँ से टूट जाता है, और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा। वाटर क्या करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन को प्रोवाइड कराएगा। हाइड्रोजन तो यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, दोनों ऑक्सीजन में माइनस चार्ज होंगे। तो क्योंकि जो ऑस्मियम होता है ये क्या है, मेटल होता है, इसमें प्लस चार्ज होगा तो दोनों माइनस होगा। अब यहाँ पे H+ दोनों अटैच हो जाएंगे, तो दोनों देखो सेम साइड हुए। सेम साइड कैसे हुए, देखो इसकी मजबूरी थी क्योंकि हमारे पास ये पूरा ग्रुप था, हमने पूरा ग्रुप इसमें अटैक करवा दिया, तो ये पूरा ग्रुप यहाँ अटैक हुआ। फिर ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमने क्या डाला, उसमें NaHSO3 डाला और वाटर के साथ रिएक्शन कराई, तो वाटर का काम है यहाँ से हाइड्रोजन देना, और ये बन गया आपका OH यानी कि डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड। डाई का मतलब दो, डाई का मतलब दो, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप वाला, हाइड्रोक्सी कंपाउंड। हाइड्रोक्सी OH के लिए कहते हैं, तो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप वाले कंपाउंड बन गए, और इसके साथ क्या बना हमारे पास, OSO2 ऑस्मियम डाइऑक्साइड। इसका उतना रोल नहीं है, मेन चीज ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये सिस वाला बन रहा है, देखो यानी दोनों एक साइड में आ रहे हैं, इसे कहते हैं सिन कार्बोक्सिलेशन। ऐसी सेम केस किसके साथ है, KMnO4 के साथ है। जो Mn का फॉर्मूला होता है, देखो Mn का स्ट्रक्चर कैसा होता है, Mn होता है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O-, ये हो गया आपका MnO4-। MnO4-, अब देखो जैसे ही डबल बॉन्ड था हमने 1% के MnO4 है, ये Beers रिएजेंट होता है, तो इसमें ये एज इट इज, ये भी क्या हुआ यहाँ पे अटैच हो जाएगा एज इट इज। फिर हमने इसमें क्या किया, कोई भी बेस या एसिड डालो आप लोग, ठीक है, और इसको वाटर ऐड किया, यहाँ पे बेस ही मिलाया हुआ है, OH- है यानी बेसिक मीडियम में, फिर वाटर ऐड किया, तो वाटर का काम क्या है, हाइड्रोजन प्रोवाइड कराना, और ये बेस का काम क्या है, इसको तोड़ देना यहाँ से, ये इसे तोड़ देगा, तो इसे तोड़ेगा तो क्या मिला आपको MnO2, तो MnO2 मिला, और यहाँ से ये O है और यहाँ से O है, इसमें H इसने प्रोवाइड करा दिया, तो क्या बन गया OH। तो दोनों OH सेम साइड में हो गए, तो इसे कहते हैं सिन कार्बोक्सिलेशन, सॉरी हाइड्रोक्सिलेशन, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या है, देखो कई बार मेंस लेवल में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि सिन एल्कीन्स दे दिया उसने, और जो ये रिएजेंट दिया ये भी सिस है, तो इसका कंपाउंड हर हमेशा मीजो प्रोडक्ट बनेगा, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था मीजो वाला। और अगर सपोज करो आपने ट्रांस एल्कीन लिया है और उसके साथ सिस रिएजेंट को अटैच करेंगे तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा, यानी इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे। रेसमिक मिक्सचर का मतलब दो प्रोडक्ट। ऐसी देखो अगर सिस एल्कीन हुआ और उसमें ट्रांस मोड में रिएजेंट को हमने यूज़ किया, जैसे KMnO4 ऑस्मियम वाला, तो ये हमें क्या मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर। और अगर हमने ट्रांस एल्कीन लिया है और उसमें ट्रांस ही रिएजेंट को अटैक करवा रहे हैं तो इसमें फिर मीजो प्रोडक्ट मिलता है। तो ये थोड़ा सा याद करना है, इसको हम एक आध अप्लाई करके बताते हैं, क्योंकि हमने स्टीरियो का पहले भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। ये देखो ये है आपका सिस का मतलब जो OH ग्रुप है इसके रिस्पेक्ट में देखो दोनों ग्रुप सेम साइड है, तो ये हो गया सिस ब्यूटोइन। जैसे हमने इसमें एल्कलाइन KMnO4 डाला, कोल्ड सिस है ये भी, तो ये भी सिस है और ये भी सिस है, तो क्या बनेगा, मीजो प्रोडक्ट बनेगा, यानी एक ही प्रोडक्ट बनेगा इसका। मीजो क्या होता है, देखो मीजो का मतलब क्या होता है, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है और कायरल कार्बन भी होता है, दिस इज कॉल्ड कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का मतलब जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन होने के बाद भी ये क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। इनएक्टिव क्यों हो गया, क्योंकि जैसे लाइट को सपोज करो इधर घुमा रहा है तो ये भी लाइट को ऐसे घुमाएगा OH से H की तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और कैंसिल आउट करेंगे यानी कि वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव, मीजो कंपाउंड हर हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। देखो बहुत बार आ गया ये, तो ये कई बार आ गया, आपको लर्न हो जाना चाहिए कि मीजो कंपाउंड हर हमेशा ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है और इसमें कायरल कार्बन होता है।
लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। देखो यहाँ से आप कट करोगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये अभी से लेके और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार आएगा जब भी हम क्या करेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, जैसे अगर हमने ट्रांस लिया और इसमें एल्कलाइन KMnO4 मिलाया सिस वाला, तो इसमें देखो हमें क्या मिलेगा, ये तो कायरल कार्बन है लेकिन अब ये क्या नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। देखो क्योंकि देखो अगर ये ट्रांस है तो प्रोडक्ट भी कैसा मिलेगा हमें, ट्रांस वाला। अगर यहाँ पे सिस लिया था हमने तो इसका प्रोडक्ट भी क्या मिला था, सिस वाला। ये ध्यान रखना है कि जो भी हम सिस लेंगे तो प्रोडक्ट भी सिस होगा, अगर हमने ट्रांस लिया तो प्रोडक्ट भी ट्रांस होगा। ये पहले बता दिया आपको। देखो ट्रांस है OH OH CH3 CH3। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। और ये क्या है, कायरल कार्बन है क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, 1 2 3 4, ऐसे ये भी देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो अब इसके दो, ये है रेसमिक मिक्सचर, इसमें एक D फॉर्म में होगा तो दूसरा क्या होगा, L फॉर्म में होगा। ये देखो इसी का ठीक डुप्लीकेट बना दो, दूसरा डबल रोल कर दो इसका। देखो लेकिन उसमें क्या है, उसमें यहाँ पे मिरर दिखाना पड़ेगा आपको। देखो मिरर, ये मिरर दिखाया आपने, तो एक है इसका मिरर इमेज, दूसरा इसे कहते हैं इनेंशियोमर और इस मिक्सचर को कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो इसके हर हमेशा 2 प्रोडक्ट बनेंगे और जबकि मीजो में केवल एक ही प्रोडक्ट बनता है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखो, एंटी वाला, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स। एंटी का मतलब अपोजिट साइड, जो 2 OH ग्रुप हैं वो अपोजिट साइड में अटैच होंगे। जैसे ये लिखा मैंने एल्कीन आपके पास, और इसमें मैंने क्या कर दिया, ये दे दिया PSCO3H दे दिया, या MCPBA दे दिया। अभी इसका फुल फॉर्म बताता हूँ। तो इसमें देखो OH कहाँ चला गया, एक OH ऊपर हो गया तो एक OH नीचे हो गया, ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब इसका रीजन क्या है, देखो इसका रीजन क्या है कि देखो इसका मैकेनिज्म से इसको समझ में आएगा। स्टेप फर्स्ट में कहते हैं इपोक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन का इपोक्साइड बना दो, इसे कहते हैं इपोक्साइड बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, परऑक्सी एसिड यूज करते हैं, इसे कहते हैं, देखो एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH और एक O और आ गया बीच में, यानी यहाँ पे क्या हो गया, परऑक्साइड हो गया, तो इसे कहते हैं परऑक्सी एसिड। एक क्या होगा उसमें, परऑक्साइड होगा, तो जिसमें भी परऑक्साइड होगा उसे कहेंगे परऑक्सी एसिड, ठीक है। या फिर यहाँ पे फिनाइल ग्रुप दे दिया तो ये हो गया PBA, जो अभी मैं कह रहा था आपको, P मीन्स पर बेंजोइक एसिड, ये हो गया आपका पर बेंजोइक एसिड। कोई भी परऑक्सी एसिड ले लिया हमने जिसमें देखो 3 O होंगे जनरली, इसमें 3 O हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे करेगा, देखो इसको मैं थोड़ा सा तरीका आपको बता देता हूँ, ये करता कैसे अटैक। जैसे सपोज करो मैंने एल्कीन ले लिया, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे एल्कीन के पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें प्लस वाला कोई आ नहीं सकता। अब मैंने यहाँ पे परऑक्सी ले लिया, परऑक्सी का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। अब देखो ये वाला जो O है ये नेगेटिव चार्ज वाला होगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस की वजह से इसको स्टेबलाइज करेगा और इसमें प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। और दूसरी बात क्या होती है, परऑक्सी जो होता है, परऑक्सी का मतलब इस तरीके से, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड पढ़ा होगा आपने, तो इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पास पास होते हैं, तो इसके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होता है। रिपल्सन ज़्यादा होगा यानी कि ये अनस्टेबल ज़्यादा होते हैं, अनस्टेबल, तभी तो फ्री रेडिकल बनते हो, तो ये जल्दी टूट जाते हैं। तो यहाँ से भी क्या होगा, ये परऑक्साइड यहाँ से टूटेगा, लेकिन अब ये प्लस माइनस वाले में टूटेगा। तो ये क्या होता है, ये यहाँ से ऑक्सीजन इसमें अटैक कर रहा होता है। तो अब देखो जो मैंने अभी आपको बताया था NCC वाला, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बनेगी सेम। अब ये क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगा इसको यहाँ से अटैच करो, यहाँ से डायरेक्ट आप दिखा सकते हो, देखो ये इपोक्साइड बना देना, ये ऑक्सीजन डायरेक्ट इससे और इससे अटैच हो जाएगा। जैसे अभी हमने ब्रोमियम में दिखा था, हेलोनियम में देखा था, वही सेम कॉन्सेप्ट है, सेम। ये देखो इस तरीके से, और इसमें प्लस चार्ज होगी, ठीक है। तो इसमें यही दिखाया हुआ है, देखो ये है, जैसे इसने ऑक्सीजन ने यहाँ अटैक किया, देखो धीरे धीरे करके इंटरमीडिएट बन गया जो होता है NCC, ये बीच वाला, और ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है, H उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए कौन सा ग्रुप आता है इसमें से, RCOO-, जो यहाँ से टूटा था,
जो यहाँ से टूटा था RCOO माइनस, वो फिर इसको भी क्या करेगा, यहाँ से हटा के ले जाएगा, हटा के ले जाएगा तो ये बन गया आपका CCO, और ये इसे कहते हैं इपोक्साइड। जब दो C से रिंग में O अटैच होता है, दिस इज कॉल्ड इपोक्साइड। तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम हो गया इपोक्सीडेशन, यानी इपोक्साइड का फॉर्मेशन। इपोक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इपोक्साइड। और इपोक्साइड कैसे बनता है ध्यान रखना है आपको, ये मेथड है उसके बनने का। कोई भी ये परऑक्सी एसिड लाएंगे, उसके सामने परऑक्सी एसिड लाएंगे, ये यहाँ से टूटेगा, अब ये ऑक्सीजन इन दोनों के पास जाएगा, यहाँ पे ये इंटरमीडिएट बनाता है पहले, और ये हम पहले भी बना चुके हैं, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपके पास, NCC बनाता है, ये इंटरमीडिएट होता है। इसके बाद इस हाइड्रोजन को भी कौन ग्रुप ले जाएगा, ये बेस ग्रुप यहाँ से उठा के ले जाता है, तो फाइनली ये क्या बनता है आपके पास, इपोक्साइड। अब देखो स्टेप सेकंड में क्या होता है, स्टेप सेकंड में वाटर अटैक करेगा। अब वाटर यानी OH, H और OH अटैक। अब ये यहाँ से अटैक नहीं कर सकता, ये क्यों नहीं कर सकता, अब सेम साइड से अटैक नहीं होगा। अगर सपोज करो वाटर इधर से अटैक करेगा तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, वाटर के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा। इसीलिए सेम साइड से अटैक होना क्या है, पॉसिबल नहीं है, सेम साइड से अटैक होना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसमें क्या होता है, एंटी बनता है हर हमेशा। तो ये इपोक्साइड बना दिया, अब ये अटैक करेगा तो यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा, इसे कहाँ से आना पड़ेगा, बैकवर्ड साइड से। अब ये बैकवर्ड से दिखाते हैं कैसे आता है। जैसे देखो ये CC, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दिखा दिया, कोई भी ग्रुप हटा दो, यहाँ लगा दो ऐसे करके, ये लग गया ऑक्सीजन। अब यहाँ से वाटर आ रहा है, वाटर का मतलब H2O, ठीक है, H2O किस में टूटता है, अब आपको पता है कि ऑक्सीजन और वाटर। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा, इसकी मर्जी किसी को भी दे दे। अगर ये 1 के पास देगा तो ये ऑक्सीजन किसके पास आ जाएगा, 2 के पास। अगर ये 2 के पास देगा तो ये ऑक्सीजन किसके पास आएगा, 1 के पास। तो इसकी मर्जी है पहले किसके पास जाना चाहेगा। सपोज ये 1 के पास जा रहा है तो क्या होगा, C, यहाँ पे OH और यहाँ पे प्लस चार्ज, बाकी इस तरीके से दिखेगा आपको, इसमें माइनस चार्ज। माइनस क्यों आया, क्योंकि इसने इसका इलेक्ट्रॉन वापस लौटा दिया। अब ये माइनस होगा और यहाँ से क्या निकलेगा, H+, तो यहाँ से जो H+ निकलेगा उससे ये क्या करेगा, यहाँ से कंज्यूम कर लेता है। तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है, देखो एक OH ऊपर की साइड, दूसरा OH नीचे की साइड, एक OH ऊपर दूसरा नीचे, इसे कहते हैं एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, यानी हर हमेशा OH अपोजिट साइड में होंगे। तो आपको ये देखना कौन सा रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं, बस मेन क्या है, रिएजेंट का ही खेल है, पूरा का पूरा जो खेल है वो किसका है, रिएजेंट का है। देखो ये इपोक्साइड एसिड लिख दिया मैंने, RCO3H या PSCO3H, तो आप समझ जाओ पहले इपोक्साइड बनेगा, इसके बाद ये टूटेगा इपोक्साइड और क्या बनेगा, देखो ये। अब देखो OH ग्रुप को 2 जगह मैंने दिखा दिया, एक है वेज, अगर एक नीचे बनेगा तो एक ऊपर बनेगा, ये ध्यान रखना है, अगर ये नीचे तो ये ऊपर, तो इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन होता है। मेन क्या है इसमें, रेजेंट, कौन सा, हर एक रेजेंट, देखो एल्कीन तो हम सेम ले रहे हैं, हर एक रोल कौन प्ले कर रहा है, इंटरमीडिएट वाला, और ये ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा, इनैंशियोमर हो सकता है, अगर इनैंशियोमर हुआ तो इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे D and L, और इसे हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो ध्यान रखना, कई बार नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी पूछता है आपसे, कंपाउंड भी पूछता है, तो ये कुछ हैं छोटे छोटे स्टेप्स है। नेक्स्ट इसमें आता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक ग्रुप किसे कहते हैं, देखो एलाइलिक का मतलब होता है जब C डबल बॉन्ड C होता है और उसके सामने CH3 ग्रुप होता है, इससे अल्फा कार्बन कहेंगे, तो ये एलाइलिक हो गया। जहाँ पे भी C डबल बॉन्ड C होगा और एक C और होगा उसके साथ सिंगल बॉन्ड के साथ, तो दिस इज कॉल्ड एलाइलिक, ये एलाइलिक हाइड्रोकार्बन हो गया। तो एलाइलिक में क्या होता है, जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, यहाँ से जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको सब्स्टिट्यूट करेगा कौन, हेलोजन एटम, इसी को हम कहते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप कहोगे यहाँ से क्यों नहीं किया हमने सब्स्टिट्यूट, यहाँ से क्यों किया, अब इसकी मैकेनिज्म से आपको क्लियर होगा कि यहाँ से ही हाइड्रोजन क्यों निकल रहा है, यहाँ से क्यों नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इसमें पहली कंडीशन क्या है कि सब्स्टिट्यूशन किसके साथ होगी, पहला हेलोजन के साथ होगी हाई टेम्परेचर में। अगर आपने टेम्परेचर लो रखा तब नहीं होगा, टेम्परेचर होना चाहिए 400 से 600 डिग्री सेल्सियस या हाई टेम्परेचर लिखा होगा। सेकंड है इसमें NBS, लाइट या फ्री रेडिकल के उसके ये होता है आपका परऑक्साइड के प्रेजेंस में,
peroxide के प्रेजेंस में या लाइट के प्रेजेंस में। तो ये फ्री रेडिकल की रिएक्शन होती है जनरली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एल्कीन होता है जनरली एडिशन रिएक्शन शो करता है क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से, लेकिन बहुत रेयर केस होते हैं, स्पेशल केस होते हैं जहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो वो किस कंडीशन में देगा, देखो केस 1, अगर हमने सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर दिया हुआ है, नॉर्मल टेम्परेचर दिया हुआ है, नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर, और मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाया, Cl2 ऐड किया CCl4 की प्रेजेंस में, तो ये एडिशन रिएक्शन देगा। देखो एक Cl नीचे लगेगा तो एक Cl ऊपर लगेगा, यानी एक दूसरे की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब मैंने यही चीज़ दी, देखो आपको सेम दिया, लेकिन मैंने कहा हाई टेम्परेचर में। अब जैसे ही टेम्परेचर हाई हुआ क्या होगा, इस डबल बॉन्ड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो Cl2 है इसने कौन सा अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन है इसको सब्स्टिट्यूट करेगा हर हमेशा, और यहाँ पे क्या होगा, HCl बाहर हो जाएगा यहाँ से, और ये Cl यहाँ अटैच हो जाएगा। ये देखो ये Cl अटैच हो गया कहाँ पे, अल्फा कार्बन पे, और HCl बाहर हो गया प्लस HCl। ऐसी देखो ये है, कोई भी कंपाउंड दे दिया आपको, रिंग फॉर्मेशन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब क्या होगा, आपको दे दिया 500 यानी हाई टेम्परेचर दे दिया, तो ये Cl और Cl, तो एक Cl यहाँ अटैच होगा और एक इस H को लेके निकल जाएगा बाहर, यहाँ से H निकलेगा बाहर तो यहाँ Cl आ गया, और क्या हुआ, HCl बाहर हो गया, ठीक है, हाई टेम्परेचर में। तो ये ध्यान रखना, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। और इसका ऑर्डर क्या होता है, देखो रिएक्टिविटी का, हाइड्रोजन को निकालने का, एलाइलिक में इससे निकालना सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे फास्ट रिएक्शन एलाइलिक की होगी, फिर टर्सरी फ्री रेडिकल होगा, तो फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और लास्ट में विनाइल। विनाइल का मतलब होता है जब C डबल बॉन्ड C होगा तो यहाँ से आपको हाइड्रोजन निकालना है। C डबल बॉन्ड C से अगर हाइड्रोजन को निकालना है तो बहुत मुश्किल होगा। अभी मैं इसको मैकेनिज्म के थ्रू बताऊंगा कि ऐसा क्यों था, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद रख लेना, क्योंकि कई बार रेट ऑफ रिएक्शन पूछता है कि किस में फास्ट होगी किस में स्लो होगी। तो एलाइलिक में सबसे फास्ट और विनाइलिक में सबसे स्लो, तो ये ऑर्डर है इसका, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, एलाइलिक ज़्यादा क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या है, देखो मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म फ्री रेडिकल वाली मैकेनिज्म हमने पहले भी पढ़ी है, वही चीज़ आ गई। स्टेप फर्स्ट में इनिशिएशन, देखो जो क्लोरीन था टेम्परेचर दिया आपने तो फ्री रेडिकल बन जाएगा, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन बांट लिए। जब भी आप हीट दोगे लाइट दोगे तो क्या होगा, इसमें बराबर का बंटवारा हो जाएगा, तो ये फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया। अब फ्री रेडिकल किससे टकराएगा, जो आपके पास एलाइलिक है, ये एलाइलिक हाइड्रोकार्बन है। अब देखो सबसे मेन चीज क्या कही मैंने आपको, स्टेबिलिटी का कहा। अब देखो यहां से पहली कंडीशन देखो, ये फ्री रेडिकल इससे कंबाइंड होगा और यहां से हाइड्रोजन को निकालेगा, तो यहां पे क्या हुआ, कार्बन पे फ्री रेडिकल बन गया। अब ये ज्यादा स्टेबल है, देखो क्यों है, रेजोनेंस आ गया, देखो यहाँ पे ये फ्री रेडिकल और ये डबल बॉन्ड, तो इन दोनों के बीच में रेजोनेंस हो सकता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई। और इसीलिए मैंने कहा था कि हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा स्टेबिलिटी की वजह से। अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से क्यों नहीं निकला। देखो यहाँ से भी निकाल के देखो, मैंने कहा था ना सारी पॉसिबिलिटी चेक करके देखो। यहाँ से मैंने डबल बॉन्ड किया, ये लिखा, और यहाँ से मैंने हाइड्रोजन को निकाला। अब सोचो आप लोग, ये ज़्यादा स्टेबल है या फिर मैंने यहाँ से हाइड्रोजन को निकाला तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बच गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ये CH3, तो क्या ये ज़्यादा स्टेबल है? बिल्कुल नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, देखो क्लियर कट दिख रहा है आपको। तो इसीलिए हर हमेशा उस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा जो डबल बॉन्ड के ठीक पास में होगा, इसके ठीक पास में, ये ध्यान रखना है। इसमें एक और रिएक्शन होती है, देखो एक तो आपको बता दिया मैंने कि हाई टेम्परेचर में आप हेलोजन को ऐड कराओगे। एक और पॉसिबिलिटी है इसमें, वो है आपका एलाइलिक ब्रोमिनेशन कैन बी कैरिड आउट यूजिंग एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ये बना है। तो जैसे हमने प्रोपीन में क्या डालेंगे, ये NBS, इसकी शॉर्ट फॉर्म है NBS, यानी एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और पेरोक्साइड या लाइट की प्रेजेंस में। देखो ये वाली रिएक्शन, तो इसमें भी यही आंसर निकलेगा, सेम आंसर।
आंसर सेम आएगा। यहाँ पे आप Br2 प्लस भी कर सकते हो और ऑलरेडी इसके पास Br है भी। NBS में ऑलरेडी क्या होता है, Br होता है, तो ये Br कहाँ जाएगा, हर हमेशा फर्स्ट पोजीशन में जाएगा। देखो 1 2 3, तो ये फर्स्ट में जाएगा, यानी कि जो डबल बॉन्ड है उसके सामने जो कार्बन है उससे उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है ब्रोमीन, किसके प्रेजेंस में, NBS के। ध्यान रखना है, ये याद होने चाहिए कुछ टर्म्स, और बाकी ये एज इट इज रहेगा। इसे कहते हैं सक्सिनामाइड। तो अगर सपोज करो क्वेश्चन आ गया, देखो आपके पास Br2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे लिख दिया उसने NBS, यानी N ब्रोमो सक्सिनामाइड और लो कंसंट्रेशन ऑफ Br2। तो आपको पता है कि मुझे H कहाँ से निकालना है, H यहाँ से निकालना है, तो H को निकाल के वहाँ Br आ जाएगा और HBr अलग हो जाएगा। तो 2 Br थे, एक Br H के साथ HBr अलग हो गया, दूसरे ने इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें कुछ लर्न करने वाली चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी। ये देखो, ये क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व करना है। अब देखो मैंने ये लिखा है एल्कीन प्लस Cl2 और यहाँ दे दिया हाई टेम्परेचर, क्या बनेगा। दूसरा मैंने क्या किया, Br2 लिखा है और ये लिख दिया NBS हाई टेम्परेचर में और लो कंसंट्रेशन ऑफ Br2, क्या बनेगा। सोचो जरा, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो अभी मैंने आपको बताया हो। और NBS कैसे बनता है, देखो पहले सक्सिनामाइड सक्सेनिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH2COOH CH2COH। जैसे हम इसमें डिहाइड्रिंग एजेंट लगाएंगे यानी P2O5 की प्रेजेंस में हीटिंग करेंगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा H2O, H और OH, तो ये बन गया एनहाइड्राइड, सक्सेनिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब वाटर निकाल गया। फिर हमने NH3 को डाला तो फिर वाटर निकलेगा यहाँ से और ये ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे N आ जाएगा और यहाँ से H2 निकलेगा, तो H2O निकल गया और यहाँ पे NH अटैच हो जाएगा, NH, तो इसे कहते हैं सक्सिनामाइड। तो ये सक्सिनामाइड इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब इसमें लास्ट आता है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन में देखो, कभी भी अगर हम मुझे टेस्ट करना हो तो बेयर्स टेस्ट, बेयर किसे कहते हैं, बेयर एजेंट होता है KMnO4। जैसे हमने KMnO4 को एल्कीन या एल्काइन में डालेंगे तो इसका कलर होता है पर्पल या पिंक कलर होता है। अब जैसे मैंने इसको इसमें डाला, इसका कलर क्या होता है, गायब हो जाता है। तो अगर कलर गायब हो गया ना, कलर डिसअपियर हो गया, इसका मतलब वो एल्कीन या एल्काइन है, और अगर डिसअपियर नहीं हुआ तो इसका मतलब वो एल्केन है। ठीक है, तो इससे हम टेस्ट कर सकते हैं अनसैचुरेशन का। ऐसे ही देखो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। ब्रोमीन वाटर का कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर। अब जैसे ही मैंने रेडिश ब्राउन कलर को किस में डालेंगे, एल्कीन या एल्काइन में, यानी अनसैचुरेटेड में, तो इसका कलर क्या होगा, डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। तो इससे हम कहेंगे कि ये एल्कीन या एल्काइन यानी अनसैचुरेटेड है, और अगर ये गायब नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब वो एल्केन है। ठीक है, इसमें एक और था कोल्बे वाला, मैंने उसको एल्केन में ही बता दिया था आपको, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस वाला। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं CH3COK CH3COK यानी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को लाएंगे, वाटर के साथ इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे या इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे आपको पता है यहाँ से CO2 ग्रुप निकलता है और यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल बन जाता है। तो क्या बनता है CH2 यानी फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड होते हैं तो क्या बन जाता है, देखो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपको किसमें बताया था, एल्कीन की फॉर्मेशन भी है। ठीक है, तो कोल्बे रिएक्शन का ध्यान रखना है आप लोगों ने। और ये एल्कीन का पोर्शन आपका फिनिश होता है और अभी आपको एल्काइन भी मिल जाएगा। छोटा सा एल्काइन, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इसमें एल्कीन ही सबसे बड़ा है। एल्काइन, बेंजीन, बाकी सारे छोटे छोटे से हैं जो आज और कल में आपके फिनिश हो जाएंगे। थैंक यू।